नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशुतोष द्विवेदी जी से करा रहे हैं। आशुतोष द्विवेदी जी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी रहे हैं, किसान कांग्रेस की वर्तमान टीम में भी हैं और मध्य प्रदेश के अलावा आशुतोष जी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के प्रभारी भी हैं। तो आइए आज हम चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आशुतोष द्विवेदी जी से बात करते हैं। तो आशुतोष जी, विशाल खबर के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष जी, आपसे हमारा पहला सवाल है कि राजनीति को लोग कहते हैं कि बहुत गंदी चीज है, उसके बाद भी आप राजनीति में आए तो क्यों आए? सर्वप्रथम मैं विशाल खबर के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। हम लोग बचपन से आपके बारे में काफ़ी सुनते आए हैं और इस ज़िले के और विंध्य के आप एक दिग्गज पत्रकार हैं और आज आपके साथ वार्तालाप करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली मानता हूं। जैसा भैया आपने सवाल किया कि राजनीति को लोग गंदा मानते हैं, मैं मानता हूं कि आज के समय में हर व्यक्ति को राजनीति से ताल्लुक़ रखना चाहिए। आज देख रहे हैं हम कि हमारे देश में जिस प्रकार से एक प्रकार से आग लगी हुई है, पार्टियां कोई भी हों, जो वास्तविक जनता के हित की बात है, जनहित के मुद्दे हैं, ना कोई जनहित के मुद्दों पर बात कर रहा है, ना समाज के हित का काम कर रहे हैं। लोग सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे हैं, अपने तरीके से अपने काम कर रहे हैं। आज किसी को भी जनता के हितों से मतलब नहीं है। कोई जातिवाद को लेकर भ्रांतियां फैला रहा है, कहीं पर जातिवाद के युद्ध चल रहे हैं, चाहे आप यूजीसी को ले लीजिए, चाहे आप आरक्षण को ले लीजिए। इस प्रकार से देश में बहुत सारी विषमताएं हैं जो नहीं होना चाहिए। और अगर हम राजनीति में हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जागरूक होंगे। कुछ लोगों के हम जो लोग समाज से नहीं जुड़े हैं, राजनीति से नहीं जुड़े हैं, उनको हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सहयोग करके उनकी कुछ मदद कर सकते हैं। आप राजनीति में आए तो राजनीति में बहुत सारे दल थे, फिर आपने कांग्रेस का ही चुनाव क्यों किया? कांग्रेस का चुनाव मैंने इसलिए किया कि सर्वप्रथम तो देश को आज़ाद कराने में कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दूसरी चीज़, कांग्रेस और अन्य दलों में राजनीति करने में मुझे एक चीज़ देखने को मिली कि अगर हमें किसी गरीब व्यक्ति की या कि किसी भी व्यक्ति की अगर मदद करना है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता अकेले एक बड़ा जनसैलाब तैयार कर सकता है, एक बड़े स्तर की लड़ाई लड़ सकता है और उसे न्याय दिलाने में, इंसाफ दिलाने में खड़ा हो सकता है। वहीं पर अगर दूसरे दल की अगर बात करें हम, तो वहाँ पर जिला अध्यक्ष से पूछिए आप, अन्य प्रदेश के पदाधिकारियों से पूछिए, परमिशन लीजिए, तब तक में हम आप सामने वाले की मदद नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमने कांग्रेस को ही चुना और कांग्रेस में काम कर रहे हैं। जिस तरह से आज की तारीख में देश के अंदर कांग्रेस का वातावरण है, आम जनता कांग्रेस को ठुकरा रही है, नकार रही है। ऐसे में बहुत सारे लोग, जिन लोगों ने कांग्रेस की सरकार में या कांग्रेस जब सरकार में रहती थी वहाँ उन लोगों ने मलाई खाई, और आज जब कांग्रेस के दुर्दिन शुरू हो गए, ऐसे में बहुत सारे कांग्रेसी कांग्रेस छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। उन परिस्थितियों में आप कांग्रेस के साथ संघर्ष कर रहे हैं, क्या सोचकर? मेरी सोच है कि सबसे पहली बात तो जिस पार्टी ने हमें शुरू से चलना सिखाया, बोलना सिखाया, समाज में नाम दिया, तो पहली बात तो मैं उन लोगों को कहूँगा कि जो आज पार्टी का समय खराब हुआ और उन लोगों ने पार्टी को छोड़ दिया, तो ये बहुत गलत है। अगर हमारी माँ बीमार हो जाए, हमारे गार्जियन बीमार हो जाएं, तो हम उन्हें घर से निकाल दें, ये तो न्यायोचित बात नहीं होगी। तो आज अगर पार्टी का समय खराब हुआ, जब से देश आज़ाद हुआ तो 70 साल तो कांग्रेस ने राज किया। अगर 15 साल भारतीय जनता पार्टी देश में राज कर रही है तो कोई बहुत अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। और जिन लोगों के धंधा व्यापार चलते थे तो वह किसी न किसी रूप से डर के कारण भाग गए, अपने डर के कारण भी भाग गए, और कुछ लोगों ने पैसा कमाने के लिए, सत्ता की दलाली करने के लिए उन्होंने कुछ लोगों का राजनीति में उद्देश्य ही ये होता है कि उन्हें सत्ता की दलाली करना है। जी। तो जो लोग कांग्रेस छोड़ के भाग गए, उनके पीछे दो कारण हैं।
आपके हिसाब से? एक तो डर के भाग गए, दूसरा सत्ता की दलाली। आपको क्या लगता है कांग्रेस का भी भविष्य है? कांग्रेस दोबारा कभी सरकार में आ पाएगी? बिल्कुल आएगी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में और देश में जंगल राज चलाया हुआ है, जी। तो बिल्कुल लग रहा है कि आने वाला समय कांग्रेस का होगा। और हम सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मेहनत से काम करना चाहिए। और एक चीज़ हमारे अंदर भी कमियां हैं। हम लोग जो कांग्रेस की जो विचारधारा है, जो कांग्रेस के जो कार्यक्रम हैं, उनको हम लोग जन जन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। कुछ हमारे कार्यकर्ता हैं, कुछ नेता हैं जो जनता के बीच में पहुंच नहीं पा रहे हैं। और मैं चाहता हूं इस विशाल खबर के माध्यम से सबसे आग्रह भी करना चाहता हूं, सभी जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, कि आप सब लोगों को आगामी चुनावों को देखते हुए कमर कसनी चाहिए और तन मन से समर्पित होकर पार्टी के लिए काम करना चाहिए। और बूथ लेवल तक पार्टी को मजबूत करने का काम करने का अब समय आ गया है। आपके कांग्रेस के नेता चिल्लाते हैं कि बूथ लेवल पे कांग्रेस को मजबूत करना है, बूथ लेवल पे जब चुनाव हार जाते हैं तो बात आती है कि बूथ लेवल पे कांग्रेस को मजबूत करना है। तो जब चुनाव बीत जाते हैं तो सब भूल जाते हैं कि बूथ कहाँ है और मजबूती कहाँ है। इन सब चीज़ों पे किसी का कोई ध्यान ही नहीं होता है। तो बूथ लेवल पे जैसे आप आज की तारीख में चित्रकूट विधानसभा से आते हैं, आपको लग रहा है कहीं कि बूथ लेवल पे कांग्रेस को मजबूत किया जा रहा है? कुछ जगह पर तो नहीं कहा जा सकता, कुछ हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी कुछ गलतियां होती हैं, तो कुछ तो विषमताएं हैं। मैंने और जिस तरीके से कांग्रेस बूथ लेवल पे अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत नहीं कर रही है, बूथ लेवल पे अपनी मजबूती नहीं ला रही है, तो जिस तरीके से चुनाव हारती चली आ रही थी, आपको नहीं लगता कि अगला चुनाव भी इसी तरीके से फिर हारेगी क्योंकि बूथ लेवल पे उनकी मजबूती नहीं है? बिल्कुल, लेकिन अब संगठन सृजन के माध्यम से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और माननीय खड़गे जी के निर्देशों पर एक नई टीम तैयार हो रही है। और अब प्रयास कर रहे हैं हम लोग सब कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी कि आगामी चुनाव के पहले हम लोग बूथ लेवल तक पार्टी को मजबूत करें। जब भी व्यक्ति राजनीति में आता है तो उसका कोई एक आइकान होता है, माने जिससे वो प्रेरणा लेता है, उससे अपने आप को जोड़ता है, उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करता है। आपका राजनीति में प्रेरणा स्रोत कौन है? राजनीति में मैं बहुत छोटे परिवार से हूँ। पिताजी मेरे किसान हैं और परिवार की कोई राजनीतिक विरासत नहीं रही है। 2 एकड़ हमारी कृषि की भूमि थी। हमारे चित्रकूट विधानसभा में एक वरिष्ठ समाजसेवी हैं आदरणीय चंद्रकमल त्रिपाठी जी। जी। उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन में मैंने एनएसयूआई ज्वाइन किया, एनएसयूआई के पदों में रहा। इसके बाद आदरणीय चंद्रकमल त्रिपाठी जी ने उस समय के प्रदेश अध्यक्ष रहे माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया जी, उन्होंने मुझे जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री बना दिया था। तो मैंने यूथ की राजनीति नहीं की और चंद्रकमल त्रिपाठी जी के मार्गदर्शन से और सीधे मैं सीनियर कांग्रेस में आ गया और वहाँ से मैं काम करने लगा। समाज सेवा की भी प्रेरणा जो है वो आदरणीय चंद्रकमल त्रिपाठी जी के मार्गदर्शन में मुझे काफ़ी मिली और लगभग 10 साल का समय उनके मार्गदर्शन में ही रहा जो मैंने काम किया। वो खुद काम नहीं करते थे पर मुझे प्रेरित करते थे कि यहाँ जाओ, लोगों की मदद करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो कहीं न कहीं उनका काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा और एक पुत्रवत स्नेह चंद्रकमल जी का मेरे प्रति रहा है। तो अगर आप चंद्रकमल जी त्रिपाठी से प्रभावित रहे या प्रभावित हैं, तो उन्होंने तो कांग्रेस छोड़ दी और वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, आपने कांग्रेस क्यों नहीं छोड़ी? ये मेरे उनके व्यक्तिगत संबंध थे, लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधाराएं हैं, उनकी जो गतिविधियां हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। ऐसी क्या चीज़ है भारतीय जनता पार्टी में जो आपको पसंद नहीं? झूठ बोलना, हद से ज़्यादा। मैं आपको बताऊं कि भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, वो 100 में मुझे लगता है कि 99% झूठी बातें बोलते हैं। कांग्रेस ने एक नारा दिया था गरीबी हटाओ, क्या कांग्रेस ने गरीबी हटा दी? अगर राजनीति को देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति का हर व्यक्ति अगर झूठ न बोले तो मुझे लगता है वो राजनीति कर ही नहीं सकता।
चाहे वो कांग्रेस का घोषणा पत्र हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र हो। आज़ादी के बाद से अगर आप दोनों पार्टियों का घोषणा पत्र उठा लें, मुझे नहीं लगता कि किसी ने पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को अक्षरशः पूरा किया हो। तो मुझे तो ये लगता है जो घोषणा पत्र होते हैं किसी भी राजनीतिक दल के, वो झूठ के पुलिंदे हैं। मैं घोषणा पत्र की बात तो नहीं करता, पर जो मैं अपने ज़िले में देख रहा हूँ, अपने क्षेत्र में देख रहा हूँ, जी। तो कहीं न कहीं मुझे जो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, उनके झूठ मुझे समझ में आते हैं। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ चित्रकूट विधानसभा के यशस्वी विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार जी हैं, चुनाव के समय में उन्होंने काफ़ी लच्छेदार बातें कहीं कि हम विकास करेंगे, बरगी का पानी हम लाएँगे और शिक्षा को बेहतर बनाएँगे। तो उस प्रकार से किसी प्रकार से कोई भी उनकी घोषणा और कोई भी उनके उस समय के कहे वक्तव्य आज पूरे नहीं हो रहे हैं। चित्रकूट के विकास में आप, चूंकि आप चित्रकूट क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो चित्रकूट क्षेत्र की बातों को आप बहुत बखूबी समझेंगे। चित्रकूट के विकास में सबसे बड़ी बाधा आप किसको मानते हैं? चित्रकूट के विकास में सबसे बड़ी बाधा 2 संस्थाएँ हैं। हम्म, पहला है सद्गुरु संघ ट्रस्ट, हम्म, जिसके ट्रस्टी डॉक्टर वीके जैन जी हैं, जिन्हें अभी भारत रत्न से भी नवाजा गया है, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण से। हम्म, और दूसरे हैं दीनदयाल शोध संस्थान, जिसको हम डीआरआई के नाम से जानते हैं। जिसको नानाजी देशमुख जी ने नानाजी देशमुख जी ने जिसे तैयार किया। संचालित किया हाँ। था। और सबसे बड़ी बात है भैया कि इन संस्थाओं में प्रधानमंत्री से लेकर और देश के सभी सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, सभी का आना जाना होता है। हम्म, अभी हमारे यहाँ एक नौजवान युवा आईएएस हैं, एक जिम्मेदार पद पर हैं। एक दिन ऐसे सामान्य वार्ता हो रही थी, उन्होंने कहा कि महिपाल सिंह गुर्जर, वही ना? हाँ, कह हम्म, सकते हैं। हम्म, तो उन्होंने भी यह बात को कहा कि जो यहाँ के आपके जनप्रतिनिधि हैं, जो लोग हैं, वो फ़ोटो खिंचाने के अलावा उसका काम नहीं करते हैं कि अगर कोई बड़ा जनप्रतिनिधि आता है, कोई बड़ा नेता आता है, तो उनसे किसी जनहित के मुद्दे की बात करें। जैसे मझगवां का हॉस्पिटल है, उसके बेड बढ़ाए जाएँ, वहाँ पर महिला डॉक्टर की पदस्थापना किया जाए, मझगवां में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाए, सरभंगा में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाए। हमारे सरभंगा क्षेत्र में भैया 22 से 28 की संख्या में ऑन रिकॉर्ड बाघ बिल्कुल कुत्ते बिल्ली की तरह घूमते हैं। हम्म। लेकिन ना तो हमारे लोकसभा के यशस्वी सांसद महोदय इस पर ध्यान दे रहे, ना हमारे विधायक जी ध्यान दे रहे। और टाइगर सेंचुरी बनने से किसी का कोई नुकसान नहीं होना। हाँ, जिन उद्योगपतियों की खदानें वैध और अवैध रूप से संचालित हैं, वो ज़रूर बंद होंगी। अगर जनता ये बात, जो बात आप कह रहे हैं कि वहाँ बाघ है और बाघों के हिसाब से वहाँ विकास करना चाहिए, तो ये बात तो वहाँ जनता भी बखूबी समझती होगी। तो जनता इस तरीके का आंदोलन सड़क पर उतर के क्यों नहीं करती कि हमें ये चीज़ चाहिए? भाई, पुलिस सेंटर की पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की मांग बहुत वर्षों से है। आपके जो बाघों के हिसाब से बाघों के संरक्षण के लिए वन विभाग की योजना होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों के लिए ठीक है, सत्ता पक्ष के लोग इस बात की पहल नहीं कर रहे हैं, तो विपक्ष इस बात के लिए आंदोलन क्यों नहीं करता और इस बात के लिए मजबूर क्यों नहीं कर देता सत्ता पक्ष को कि वो सारी चीज़ें वहाँ पर हों? प्रयास बहुत ज़्यादा किए गए। लगातार 1 साल से टाइगर सेंचुरी के लिए हमने आंदोलन प्रदर्शन किए। बहुतायत मात्रा में प्रदर्शन हुए और स्थिति ये हुई कि परसमनिया, सरभंगा और कुछ क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का प्रस्ताव आया था। लेकिन फिर पहले सांसद महोदय ने कहा और इसके बाद फिर जब मेन समय आया तो प्रस्ताव में उन्होंने अपने किसी हस्ताक्षर भी नहीं किए। विपक्ष के व्यक्ति को के हिस्से में या किसी भी विपक्ष के व्यक्ति को आरोप लगाना बड़ा सरल होता है। आपके चित्रकूट विधानसभा से 2 बार कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे नीलांशु चतुर्वेदी, और संयोग से एक बार कमलनाथ जी की सरकार भी बनी, सरकार रही भी। तो क्या बाघों के संरक्षण के लिए कांग्रेस पार्टी के विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने कोई प्रस्ताव सरकार को बना के दिया? अब ये तो अब उनकी सोच है कि ऐसा उन्हें करना चाहिए, पर उन्होंने नहीं किया। तो हो सकता है कि उनका भी कुछ व्यक्तिगत उसमें विचार रहा हो, कोई उनकी भी सोच रही होगी। अगर मैं अगर उनकी जगह में होता तो मैं ज़रूर इस तरीके का प्रयास करता। करता।
आप राजनीति के अलावा और क्या करते हैं? राजनीति तो एक ठीक, माध्यम है। राजनीति हो गई, किसान हो गए, लेकिन इसके अलावा समाज सेवा के रूप में आप क्या समाज सेवा के रूप में सर्वप्रथम मैंने गौ सेवा का कार्य चुना है। हम्म। अभी गौ सरभंगा। सेवा भी आज की तारीख में गौ सेवा के नाम पर तमाम लोग गौशालाएं बना रहे हैं जी और लोगों को ये पता चल गया है कि गौशाला बनाने पर सरकार अनुदान देती है। जी जी। तो क्या आप वो सरकारी अनुदान लेने के लिए गौशाला बना रहे हैं? नहीं, हाँ। हम जो गौशालाएं बना रहे हैं, मेरा अभी पहली गौशाला हम अपनी सरभंगा आश्रम के पास बना रहे हैं, जिस भूमि को मैंने खरीदा है अपने निजी पैसे से, और उसी भूमि पर मैं गौशाला बना रहा हूँ और अपने निजी पैसे से और अपने मित्रों के सहयोग से, आपसे और मित्रों के समाज के से सहयोग लेकर जी। उसको बनाऊंगा या अपने पैसे से बनाऊंगा। और लगभग 10 से 15 गौशाला बनाने का भविष्य में मेरा संकल्प है। और शासन से ना किसी गौशाला को मैं रजिस्टर्ड करवाऊंगा और ना ही शासन से हमें कोई सहयोग लेना है। और प्रभु श्री राम की कर्मस्थली चित्रकूट में हम लोग निवास करते हैं। रामपथ वनपथ गमन का पूरा क्षेत्र है हमारा। तो मैं मानता हूँ कि प्रभु श्री राम की कृपा होगी कि ऐसी स्थिति हम लोग बना देंगे कि जो सड़कों पर गायों के एक्सीडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, ठंड के समय में देखते हैं कि बहुत सारी गाय माताएं हमारी सड़क पर विचरण करती हैं, तो वाहन वाले भी क्षतिग्रस्त होते हैं और गायें भी क्षतिग्रस्त होती है, उनका भी निधन होता है। तो अगर हम गांव-गांव पे गौशालाएं बनाएंगे और ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना, उनके रात्रि रुकने की, रात्रि विश्राम की, उनके भोजन पानी की व्यवस्था भर करनी है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। जो हम उनको गौशालाओं में जो हमारे कर्मचारी होंगे, जो गौसेवक होंगे, उनको वेतन देने के लिए भी उन्हीं गायों की सेवा से हमें फंड मिलेगा। जैसे उनका हम गोबर है, उनका दूध है, उसी से हम उसको एडजस्ट करेंगे। बस ज़मीन के लिए हमें थोड़ा-सा प्रयास करना पड़ेगा। तो ये जो गौ सेवा का विचार आपके मन में कैसे आया? क्योंकि बचपन से घर में गाय रही और जब मैं छोटा था तो घर में बहुत सारी गाय रही, और आज देखने को मिल रहा है कि आज हमारे भी घर में गाय नहीं है और अब गाय देखने को नहीं मिल रही हैं। हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में गाय की पूजा होती है, गोदान होता है, सारी गतिविधियाँ, बिना गाय की कोई पूजा और कोई अनुष्ठान नहीं होता। पर आज हम देख रहे हैं कि गाय गंदगी खा रही है, गाय पन्नी खा रही है और सिर्फ बोलने में लोग गौसेवा करते हैं। बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं। चित्रकूट में अभी बात आई जैसे सद्गुरु संघ ट्रस्ट की, सद्गुरु ने एक गौशाला बनाई है, सरभंगा में एक गौशाला बनी हुई है। जहाँ जहाँ भी शासन की गौशालाएँ बनी हुई हैं, वहाँ वो लोग सिर्फ पैसा खाने का काम कर रहे हैं, कोई भी वास्तविक गौसेवा नहीं करता है। अगर वास्तविक गौसेवा होने लगे, जिस हिसाब से शासन के पैसे का गौसेवक दुरुपयोग करते हैं, अगर करने लगे, तो मुझे लगता है कि बहुत दूर की बात तो नहीं करते, पर चित्रकूट क्षेत्र में तो गायों की दुर्दशा ना हो। आप चूँकि युवा हैं, युवा होने के नाते आप राजनीति युवा होने होने के नाते आप राजनीति में सक्रिय हैं। तो जिस तरीके से युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जी जी। तो उसे रोकने के लिए आप कोई अभियान चला रहे हैं क्या? या युवाओं में नशे की प्रवृत्ति घटे, उसके लिए कोई योजना आपके दिमाग में? मैं तो युवाओं से यही आग्रह करता हूँ कि नशा ना करें कोई। नशा ही नाश का कारण है। मैं खुद किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करता और जो हमारे मित्र हैं वो भी नशा नहीं करते, और हम सब लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में इस चीज़ के लिए प्रेरित करते हैं कि दुनिया का हर कार्य करो पर नशा ना करो, क्योंकि अगर आपने नशा किया तो यकीन मानिए कि आप विनाश की ओर जा रहे हैं। और नशा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ का नशा हो। चित्रकूट क्षेत्र में बेरोजगारी है और पर्याप्त बेरोजगारी है। उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए आपके पास क्या योजना है? या उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए आपका कोई संघर्ष या आपका कोई शंखनाद? अब दुर्भाग्य का विषय है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आपने अभी कहा कि 70 साल आपकी सरकार थी, तो 70 साल में क्या देश में बेरोजगारी नहीं थी? बिल्कुल, तब मांगे नहीं उठाई गई। हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि रहे हों, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों, चाहे बीजेपी के रहे हों, ये सबको ध्यान देना चाहिए। और कांग्रेस से भी विधायक रहे हैं, मैं उनके लिए भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप राजनीति में हैं तो आप समाज सेवा दिल से करिए, ना दिखावे की ना करिए। तो शासकीय फैक्ट्रियाँ चित्रकूट विधानसभा में खोली जाएँ। हमारे चित्रकूट में पलायन बहुत ज़्यादा है। अभी एक मझगवां के पास इंडो न्यूक्लियर फैक्ट्री है, लेकिन मैं इससे
बड़ा दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के लोगों को कोई रोजगार नहीं उस फैक्ट्री में। तो कहीं ना कहीं तो जिनको रोजगार चाहिए वो वहाँ आंदोलन, प्रदर्शन, धरना, या जो भी फैक्ट्री है कहीं ना कहीं से कोई रॉ मटेरियल आता होगा, फिर वो मटेरियल बनता होगा, वो मटेरियल जाता होगा। तो देश माने उस क्षेत्र के बेरोजगार वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था या ऐसा कोई आंदोलन क्यों नहीं करते कि न कोई चीज़ आपकी फैक्ट्री के अंदर जाने देंगे और न हम कोई चीज़ फैक्ट्री से बाहर निकलने देंगे अगर इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। इस पर भैया हमने आंदोलन किया और उसका नतीजा यह मिला कि लगभग 40% हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार उस फैक्ट्री में मिला है। और ऐसी ही अगर कुछ और फैक्ट्रियां हो जाएं जी। तो काफ़ी मात्रा में पलायन को रोका जा सकता है। भविष्य की आपकी राजनीति में या समाज सेवा को लेकर के क्या योजना है? माने भविष्य में आप क्या ऐसा करना चाहते हैं जिससे चित्रकूट क्षेत्र का विकास हो सके? समाज सेवा की दृष्टि में पहले मैं बताना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि चित्रकूट का जितना भी क्षेत्र है वहाँ पर सबसे पहली बात तो गाय कहीं पर मारी मारी ना फिरे, गौशालाएँ बनाएंगे हम, कुछ शासन की होंगी, कुछ हमारी होंगी, और हम अपनी गौशालाओं में पूरी गायों को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से रखेंगे। एक वृद्धाश्रम बनाने का मेरा विचार है और एक वेद विद्यालय, संस्कृत विद्यालय एक अपने सरभंगा क्षेत्र या कि रामवन पथगमन के मार्ग पर कहीं पर भी बनाने का ये मेरा एक सपना है। और अगर आपका आशीर्वाद रहा, सब क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद रहा तो मैं ये काम करना चाहता हूँ। और राजनीतिक रूप से यदि मान लीजिए भविष्य में आपकी सरकार आई, जी जी। जैसा कि आप उम्मीद करते हैं, आशान्वित हैं, तो चित्रकूट के विकास को लेकर के आप क्या मांग करेंगे? और अगर शासकीय फैक्ट्री और अपने जनता के हित की मांगों को लेकर मैं लड़ाई लड़ूंगा, और अगर हमारी सरकार में भी हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो मैं बगावत पे उतर आऊँगा। और मुझे फिर कांग्रेस से मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि मैं जनता की सेवा के लिए राजनीति में आया हूँ। और अभी मैं किसी जनप्रतिनिधि, किसी चुनाव को जीतकर अभी मैं किसी पद पर नहीं हुआ हूँ, पर इसके बाद भी रोज़ाना सुबह कम से कम 40-50 लोग मेरे घर में आते हैं और जिनकी बात मैं सुनकर अधिकारियों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, और टेलीफोन के माध्यम से, व्यक्तिगत पत्रों के माध्यम से उनकी मदद करने का प्रयास करता हूँ। चाहे वो ब्लड देने का काम हो, चाहे किसी का इलाज कराने का काम हो, चाहे किसी के बच्चे की स्कूल की फ़ीस हो, या कि किसी बेटी की शादी का कार्यक्रम हो, जितना मुझसे हो सकता है समर्थ अनुसार उतना मैं करने का प्रयास करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में पंचायती राज लागू है और मुझे लगता है कि आज की तारीख में ऐसी कोई पंचायत नहीं है जहां भ्रष्टाचार का पंचायतीकरण न हुआ हो। उस भ्रष्टाचार के विरुद्ध, जो पंचायतों में भ्रष्टाचार हुआ है, उन भ्रष्टाचार के विरुद्ध आपने कोई आंदोलन, प्रदर्शन कुछ करने की योजना बनाई? अभी वर्तमान में लगातार कर रहे हैं। अभी हमने देखा है, मैं पूरे ज़िले की बात तो नहीं करता, पर चित्रकूट विधानसभा के मझगवां जनपद की बात करता हूँ। वहाँ पर अभी भाजपा के कुछ तथाकथित लोगों द्वारा जैसे प्रधानमंत्री आवास, जैसे कांग्रेस के समय में इंदिरा आवास नाम था, अब इस समय प्रधानमंत्री आवास हो गया है। उसकी ऑनलाइन प्रक्रिया हुई, उसका ऑनलाइन सत्यापन हुआ। अब वो प्रक्रिया चूँकि ऑनलाइन है, तो भाजपा के लोग कर्मचारियों से मिलकर जिन्हें सत्यापन करना है, तो उनसे अपात्र लोगों को पात्र और पात्र लोगों को पात्र करा दिए। और ऐसे लोगों को जिनको वास्तव में घर मिलना चाहिए, उनको घर नहीं मिल रहा, जिनके घर बने हुए हैं उनको घर मिल तो रहे हैं। ऐसे लोगों की सूची आप लोग उजागर क्यों नहीं करते? ऐसे लोगों की बात को हमने आरटीआई लगाई है और बहुत जल्द इस मामले में एक बड़ा आंदोलन करना चाहते हैं। इस विषय पर जिले के कलेक्टर साहब से भी बात हुई, तो दुर्भाग्य है कि वो ऑनलाइन की प्रक्रिया है, यहाँ से कुछ हो नहीं सकता। तो हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाने के लिए भी अपनी तैयारी कर रहे हैं और हाई कोर्ट में एक जनहित की याचिका के माध्यम से उसको रोकने का प्रयास करेंगे। तो आशुतोष जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमसे बहुत सारी चित्रकूट को लेकर के, समाज सेवा को लेकर के, राजनीति को लेकर बहुत सारी बातचीत की। निश्चित ही आपकी बातचीत से हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी मिलेगी, कुछ उनका मनोबल बढ़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।